नमस्ते। आज की वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग टर्म्स। लास्ट वीडियो हमने अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन को देखा था। आज की वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके अगर हम टर्म्स को थोड़ा जान ले पहले तो आगे जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आज की वीडियो आपके लिए एक फाउंडेशन का काम करेगी, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। एंड जो टर्म्स हम पढ़ेंगे उसमें कुछ ऐसे रहेंगे जो काफी इजी रहेंगे, जो हम वन लाइनर टू लाइनर में समझा के आगे बढ़ जाएंगे। कुछ रहेगा यहाँ पे डीप डाइव करना होगा, सो हम अकॉर्डिंगली टर्म्स को कवर करते चलेंगे। स्टिल इन केस आपको कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स। सबसे पहले हमारे पास आता है कैपिटल यानी पूंजी। अब जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले जरूरत होती है पैसे की। पैसे सबसे पहले कौन लगाएगा? मालिक, यानी जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। तो मालिक जो पैसा लगाता है उसी को हम कैपिटल बोलते हैं अकाउंटिंग में। तो यानी मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर्स। ठीक है। अब आगे आता है ड्राइंग्स। मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है। ड्राइंग्स ये रही हमारे पास। तो मालिक बिजनेस से पैसा निकाल भी सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है। तो अकाउंटिंग बोलता है अगर मालिक कोई भी पैसा बिजनेस से निकालता है, इवन नॉट पैसा, नॉट मनी ओनली, अगर बिजनेस से कोई गुड्स निकालता है, कोई भी एसेट मालिक लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग्स में कवर होता है। ठीक है। तो हम बोलते हैं मनी और गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज इज ड्राइंग्स। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। एसेट। काफी प्यारा है ये। एसेट यानी संपत्ति। देखिए, हम जिस भी चीज के मालिक होते हैं यानी जो भी हम ऑन करते हैं वो एसेट कहलाती है। अब जैसे आपके पास लैंड होगा, घर होगा, गाड़ी होगा, या जो भी आपके पास चीजें होंगी वो आपकी एसेट है, संपत्ति। इन द सेम वे बिजनेस के पास भी अपनी संपत्तियां या एसेट्स होती हैं। लेकिन एक ट्विक है यहाँ पे। ट्विक क्या है? बिजनेस के लिए एसेट वही कहलाती हैं जिससे बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। ठीक है, यानी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब मान लीजिए बिजनेस के पास दो मशीनरी है। ठीक है, दोनों मशीनरी अच्छा खासा काम कर रही है, क्योंकि आपके इस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बाई चांस। तो मशीन ए जो है, कंपनी को लगता है कि मशीन ए से हम फ्यूचर में पैसा कमाने वाले हैं, मशीन ए से हम प्रोडक्शन करेंगे जिससे सेल आउट करके हम पैसा नहीं करेंगे। बट मशीन बी ऐसी है कि वो काम नहीं करने वाले, उसे हम नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे जो भी गुड्स वगैरह हैं। तो कंपनी क्या करेगी? सिर्फ मशीन ए को अपनी एसेट मानेगी, मशीन बी को उसी समय बुक से हटा देगी। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है एसेट वही है जो कंपनी ऑन करती है, प्लस उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना। ठीक है। तो रिसोर्सेस ओन बाय बिजनेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो आपके बनेंगे एसेट। आगे आता है लाइबिलिटीज। अच्छा देखिए, लाइबिलिटीज और इक्विटी हम एक साथ पढ़ेंगे, थोड़ा समझने में आपके लिए इजी रहेगा। लाइबिलिटीज का मतलब होता है जो भी आपकी देनदारियां हैं, जो भी आपको पे आउट करना है। ठीक है, किसको? आउटसाइडर्स को। वहीं पे अगर हम बोल दें जो भी मालिक को पे करना, वो इक्विटी कहलाता है। तो दोनों अगर एक साथ देखें तो काफी इनलाइन रहेगा। लाइबिलिटीज का मतलब हो गया कि वो अमाउंट्स या फिर बिजनेस ओब्लिगेशन जो कि पेबल है आउटसाइडर्स को। ठीक है। वहीं पे इक्विटी का मतलब हो गया ऑनर्स क्लेम और बिजनेस जो कि पेबल होता है आफ्टर लाइबिलिटीज। इसका हम एक फॉर्मूला भी बोलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला है जो होता है इक्विटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। यानी आपकी बिजनेस में जो भी एसेट्स हैं उसमें से आप जितना भी बाहर वालों के पे आउट करना है उसको हटा दीजिए, बाकी जो बच जाएगा वो किसका है? मालिक का। उसको हम कहेंगे इक्विटी। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम। इनकम आप सबको पता होगा। इनकम यानी बिजनेस में आप जो भी अपना गुड्स या सर्विस सेल आउट करके अर्न करते हैं वो आपकी इनकम कहलाती है। ठीक है। तो अर्निंग फ्रॉम सेल और सर्विसेज, यानी आप अगेन सेल, आप सर्विस गुड्स दोनों करेंगे तो गुड्स या सर्विस सेल करके जो भी आपको मिलता है वो आपकी इनकम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंस। ओके। एक्सपेंस क्या हो गया कि आप अपने बिजनेस को
किस लिए कर रहे हैं? ताकि आपको इनकम हो, ठीक है। उस इनकम को अर्न करने में जो भी आपने खर्चे किए वो सारे एक्सपेंस में कवर हो जाएंगे, यानी कमाई करने के लिए किया गया खर्चा आपका एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। अ, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हम एक साथ पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? अगर आपने इनकम ज्यादा कमाई अपने एक्सपेंस से तो आप प्रॉफिट में हैं। अगर आपकी इनकम कम है आपके एक्सपेंस से तो आप लॉस में हैं। ये काफी बेसिक है, तो मैं इस पे ज्यादा नहीं अब करूंगी कवर। आगे चलते हैं। रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू और इनकम थोड़ा सा हमें देखना है। रेवेन्यू और इनकम, देखिए रेवेन्यू भी इनकम ही होता है, बट इनकम थोड़ा ब्रॉडर टर्म है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, फ्रॉम मेन ऑपरेशन। इसका मतलब होता है जब जो बिजनेस है वो अपने मेन, यानी बिजनेस जिसके लिए स्टैब्लिश किया गया। जैसे मैंने अपनी कंपनी बनाई, कंपनी का है कि वो जो भी मान लीजिए कपड़े हैं उसको सेल आउट करके पैसे अर्न करेगा। तो बिजनेस का मेन ऑपरेशन क्या होगा? कपड़ों को सेल आउट करना, ठीक है। अब कपड़ों को सेल आउट करके जो भी अर्न होगा वो आपकी रेवेन्यू कम होगी। बट मान लीजिए कल को बिजनेस ने अपनी कोई एसेट उसे बेचनी पड़ गई, क्योंकि अब वो उतनी यूज की नहीं है, फिर वो नई एसेट कोई आ गई, या फिर बिजनेस को कोई और अदर गेन या लॉस हो जाता, कोई अदर गेन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस को कहीं से ग्रांट मिल गया, गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गया, ये सब, तो वो सब आपकी अदर इनकम का पार्ट बनेंगे। सो इन शॉर्ट, जो आपका मेन ऑपरेशन है उससे जो आप अर्न करेंगे वो आपका रेवेन्यू होगा, और उसके अलावा जो भी होगा वो आपका इनकम में आ जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स। सो हम यहाँ पे अगेन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स एक साथ पढ़ने वाले हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स मतलब हो गया कि आपको पैसा मिलना है, आप रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। एंड पेबल मतलब हो गया आपको देना है। तो जो भी पैसा आपको रिसीवेबल होता है फ्रॉम कस्टमर्स फॉर सेल, आपने, अब ऐसा तो है नहीं आपने आज अपना बिजनेस में सेल किया और आज ही आपको पैसा मिल गया। कुछ कुछ होते हैं जो लोग उधार पे यानी क्रेडिट पे ले लेते हैं। तो अगर किसी ने क्रेडिट पे ले लिया तो आपके क्या बन गए? देनदार, यानी आपसे उनको, आपको उनसे पैसे मिलने हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं जो भी मनी आपको रिसीवेबल होता है फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर सेल, इन द सेम वे आपने परचेज किया कल को अपना सामान बनाने की, जो आप कल को बेचोगे, तो आपने अपने सप्लायर को पैसे नहीं दिए अभी, ठीक है, आप फ्यूचर में दोगे, तो वो आपकी बुक में पेबल बनेगा। तो आप बोलोगे कि अमाउंट पेबल टू सप्लायर, वो कहलाएगा ट्रेड पेबल, ठीक है। आई होप ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। ये इसी का टर्म है, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल का ही एक पार्ट है, जैसे रिवेन्यू और इनकम अपने आप में है। बट डेटर इज समथिंग, कोई भी, जैसे ट्रेड रिसीवेबल का मतलब हो गया कि आपके कस्टमर, ट्रेड पेबल का मतलब हो गया आपका सप्लायर, बट डेटर इज समथिंग जिससे भी आपको पैसा आना है, कोई भी हो, वो आपका डेटर होगा। और उसी तरह क्रेडिटर का मतलब हो गया जिसको भी आपको पैसा देना होगा, ठीक है। तो डेटर अगर हम देखें तो पर्सन हु ओ मनी टू बिजनेस, मतलब जिनसे पैसा आपको लेना है। एंड क्रेडिटर का मतलब हो गया पर्सन टू होम मनी इज पेबल, यानी जिसको बिजनेस को पैसा देना, ठीक है। तो डेटर एंड क्रेडिटर इज क्लियर। ट्रेड रिसीवेबल एंड डेटर का डिफरेंस क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल में यानी जिसको आपने सेल किया है उससे पैसा आना। डेटर का मतलब सेल या सेल के अलावा जिस भी रीजन से जिससे भी पैसा आना, वो सब डेटर में होंगे, यानी डेटर इज ब्रॉडर टर्म, ट्रेड रिसीवेबल उसका एक पार्ट है। उसी तरह क्रेडिटर इज अ ब्रॉडर टर्म एंड ट्रेड पेबल उसका एक पार्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अब जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल पढ़ा, वैसे बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ये डिफरेंस है। जहाँ पे बिल्स की बात आ जाती है ना, बिल्स रिसीवेबल या पेबल्स की, वहां पे एक प्रोमिसरी नोट होता है। मतलब क्या होता है कल को, जैसे बिल्स रिसीवेबल हम सबसे पहले देखते हैं कि एक प्रोमिसरी नोट बनता है जिसको कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं आपको इस दिन को इतने पैसे चुकाऊंगा, तो वो कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। उसी तरह अगर हम किसी को प्रॉमिस दे दे कि हाँ, मैं आपको इस डेट को इतना पैसा चुकाऊंगी इन माई साइन, ठीक है, तो वो हो जाएगा बिल्स पेबल। तो उससे तो क्या हो गया कि बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर टू पे लेटर, यानी जहां पे ऐसा प्रोमिसरी नोट या ऐसा बिल्स जहां पे कस्टमर ने एक्सेप्ट किया है कि वो फ्यूचर में पे करेगा, तो वो हमारे लिए क्या बनेगा? बिल्स रिसीवेबल। एंड जहां पे हमने प्रॉमिस किया है कि हम पे करेंगे, ठीक है, बाद में, तो वो हमारे लिए बनेगा बिल्स पेबल।
ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल एंड बिल्स रिसीवेबल आर सेम, बट थोड़ा सा ये है कि बिल्स रिसीवेबल अगर आप एक प्रोमिसरी नोट बनता है उसके थ्रू एक्सेप्ट किया गया है तो बिल्स में आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आपका बिल पेबल है। ठीक है। गोइंग नेक्स्ट, परचेज एंड परचेज रिटर्न। ओके, बिजनेस में जो भी आप परचेजेस करते हैं, जो भी खरीदारी करते हैं, वो आपका परचेज आता है। ठीक है। बाइंग गुड्स फॉर रीसेल, अच्छा यहाँ पे सिर्फ गुड्स लिखा हुआ है, बट इसका ये मतलब नहीं कि बिजनेस कुछ और नहीं खरीद सकता, फॉर श्योर बिजनेस को कुछ और भी खरीदना पड़ सकता है। तो बाइंग गुड्स, एसेट, मशीनरी, वट एवर, ठीक है, रिक्वायर फॉर द बिजनेस वुड बी कवर्ड अंडर अंडर द परचेजेस। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपने परचेज किया उसमें से आपने रिटर्न कर दिया कुछ, तो परचेज रिटर्न हो जाएगा। इसका एक सिनोनिम्स है, एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड यानी क्रय वापसी। तो ये नाम भी आ सकता है, ये नाम भी हो सकता है, आप दोनों नाम ध्यान में रखिएगा जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो आगे चल के। सो परचेज रिटर्न का मतलब हमने क्या देखा, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। ठीक है। नेक्स्ट है सेल, यानी जो आपने सेल आउट किया है कस्टमर्स को। उसी तरह है सेल्स रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न एक साथ कवर कर सकते हैं हम। सेल्स रिटर्न यानी जो आपने वापस, जो आपको वापस आ गया, यहाँ पे तो आपने वापस किया परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में आपको वापस आ गया। उसका एक और टर्म है रिटर्न इनवर्ड। अच्छा, एक चीज में आप अच्छे से ध्यान रखना, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके। आउटवर्ड मतलब आपने वापस दिया, इनवर्ड मतलब आपको वापस आया, क्योंकि ये टर्म्स जब आ जाते हैं थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न का मतलब हो गया गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट, स्टॉक या इन्वेंट्री की बात करेंगे। स्टॉक, इन्वेंट्री, माल जो भी आपके पास है। तो बिजनेस जैसे अपना जो भी ट्रांजेक्शन करती है, सेल करती है, परचेज करती है, अपना जो भी मटेरियल वगैरह बना के, प्रोडक्ट बना के सेल आउट करती है, बट ऐसा तो है नहीं कि सबका सब बिक जाए। ठीक है। तो कुछ जो बचा रह जाता है, जो भी सामान या प्रोडक्ट आपका बचा रह जाता है, उसी को हम बोलते हैं कि स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक है। अनसोल्ड गुड्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आज अगर आप देखना चाहते हो कि आपके बिजनेस में कितना स्टॉक है या कितना इन्वेंट्री, आप क्या देखना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो एज ऑन डेट हमारे पास कितना ऐसा गुड्स है जो अभी बिका हुआ नहीं है, अभी बेचना है उसको। ठीक है। अब उसी टर्म्स में ओपनिंग स्टॉक आ जाता है एंड क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ओपनिंग का मतलब हो गया जब, जिस दिन, लाइक आपका ईयर या पीरियड स्टार्ट हुआ, जैसे आपको पता है कि ऐसा तो नहीं कि हम सालों साल बिजनेस करते रहे और हम कोई भी ऐसा पीरियड ना हो जहाँ पे हम बोलें, जिस पीरियड के लिए हम डिसाइड करें अपनी पोजीशन को, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक पीरियड होता है ना जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा हमारे 6 महीने का या हमारा 1 साल का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो एक स्टार्टिंग होता है ईयर का, एक क्लोज होता है। तो जो स्टार्टिंग होता है पीरियड का वो आपका होता है ओपनिंग। ठीक है। उस समय आपके पास जो भी इन्वेंट्री बची हुई है वो ओपनिंग कहलाएगी। एंड उसी तरह आपने पूरे साल बिजनेस करके आप जो आपके पास इन्वेंट्री बची है उसको आप क्लोजिंग स्टॉक बोल दोगे। ठीक है। So goods available at the start is opening and goods available at the end is the closing. Going to next, fixed assets, current assets. Okay. Fixed assets is basically like जो हमने एसेट पढ़ा है ना, एसेट की कुछ कैटेगरीज हो सकती हैं। तो अगर आपके पास ऐसे एसेट पड़े हुए हैं जो आप लॉन्ग टर्म तक यूज करने वाले हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म ईयर मीन्स मोर देन 1 ईयर, तो आपका फिक्स एसेट में आ जाएगा। ठीक है। जैसे आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल्स हो गए, वो सब। तो एसेट्स यूज फॉर लॉन्ग टर्म लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, वो आपके फिक्स एसेट्स में हो जाएंगे। उसी तरह करंट एसेट्स आपका है। ठीक है। करंट एसेट्स का मतलब इसका नाम ही है करंट, यानी वो एसेट जो विद इन 1 ईयर ही कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट इन द सेंस आपसे आपके लिए कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी एसेट आपके लिए किस लिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने के लिए। करेक्ट। तो अगर कोई एसेट अगले 1 ईयर में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे तो वो आपका करंट एसेट है। ठीक है। तो एसेट्स कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ ईयर, वो क्या कहलाएगा, करंट एसेट। इसी के साथ एक इसका अपोजिट होता है नॉन करंट एसेट्स, यानी एसेट जो मोर देन 1 ईयर चले, जो मोर देन 1 ईयर के बाद आपको बेनिफिट देने वाला है, वो करंट एसेट्स हो जाएगा। ठीक है। और सॉरी, नॉन करंट एसेट्स हो जाएगा। और करंट एसेट्स मतलब हो गया जो आपके पास विद इन अ ईयर ही रहने वाला, विद इन अ ईयर करंट, मोर देन अ ईयर नॉन करंट। ठीक है। अब एसेट का कुछ और टाइप भी होता है,
ये सब हम आगे भी डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए बस टर्म्स, जिससे आपको जब हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़े तो कुछ ऐसा ना हो कि ये सब क्या ही चल रहा है। नेक्स्ट है टेंजिबल एसेट, यानी टेंजिबल वर्ड का मतलब हो गया बेसिकली वो चीज जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, यानी जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो आपका कहलाता है टेंजिबल एसेट। ठीक है, एसेट्स विद फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक बिल्डिंग मशीन। अच्छा देखिए, ये एसेट 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 कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ऐसे कंफ्यूज मत होना, आपको सिंपली समझना है एसेट होता है यानी बिजनेस जिसको ऑन करता है, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। उसी में कुछ टाइप्स बोल देगा कि कुछ टेंजिबल होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, करंट होते हैं, नॉन करंट होते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ठीक है, करंट नॉन करंट का मतलब ये हो गया कि लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, यानी जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अपोजिट हो जाएगा इंटेंजिबल, यानी जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको टच नहीं कर सकते, राइट। तो वो हो गया आपका इंटेंजिबल एसेट्स, यानी एसेट्स विदाउट फिजिकल फॉर्म, जैसे कि पेटेंट हो गया आपका, ठीक है, IPR, एसेट्स विदाउट फिजिकल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आता है फिक्टिशियस एसेट्स। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट टर्म है तो मैं बता देती हूँ एक बार। फिक्टिशियस एसेट्स अपने आप में कोई एसेट्स नहीं होता एक्चुअली। बिजनेस क्या करता है, कोई एक्सपेंस वगैरह करता है और कल को वो डिसाइड नहीं हो पाता कहाँ उसको पार्क करना है अकाउंटिंग में, या उसको अभी के लिए होल्ड करना है, कुछ भी ऐसा। तो एसेट उसको तो बिजनेस उसको क्या करता है, एज अ फिक्टिशियस एसेट रख देता है बुक में, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट का कहीं नाम आए तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, दिस इज नॉट एन एक्चुअल एसेट, दिस इज जस्ट एक्सपेंस जो अभी एलोकेट होना बाकी है, जो भी राइट ऑफ यानी अकाउंटिंग में प्रॉपर रिकॉर्ड होना बाकी है एज अ एक्सपेंस, ठीक है। अभी उसकी पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग बाकी है, बट उसको हमने एक साइड पार्क कर दिया। ओके, तो दिस इज आपका फिक्टिशियस एसेट्स। आगे चलते हैं। ओके, तो हम देखेंगे अब कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स, ये दोनों एक साथ देखेंगे। इनका मतलब होता है, कंटीजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग में, कुछ ऐसा जो बहुत रिमोट है, इन द सेंस आप मतलब हल्का हल्का एस्टिमेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हो सकता है, दिस इज वेरी रिमोट इन योर माइंड, इन योर एस्टिमेशन। ओके, सो उसको हम कंटीजेंट बोलते हैं, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट ऐसा हो सकता है कि वो हो जाए, बट विद अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी एज ऑफ नाउ। तो अगर आपको ये प्रोबेबल होता है, आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी लायबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल दूर दराज है आपका एस्टिमेशन, बट है एस्टिमेशन, तो हम कंटीजेंट लायबिलिटी बोल रहे हैं। इन द सेम, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ आपको एसेट या कुछ बेनिफिट मिल सकता है, ओके, बट बहुत रिमोट है, बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है, बट हाँ मिल सकता है, तो आप बोलोगे कंटीजेंट एसेट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लायबिलिटी, यानी पॉसिबल लायबिलिटी डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर इवेंट, यानी भविष्य की घटना पर निर्भर देनदारी, वो आपकी कहलाएगी लायबिलिटी, विच वन, कंटिंजेंट। उसी तरह पॉसिबल एसेट्स डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर इवेंट, वो आपका कहलाएगा कंटिंजेंट एसेट, ठीक है। सो कंटिंजेंट जब भी बड़ा है, आपको समझना है कि बहुत लेस प्रोबेबिलिटी के साथ आप ये अंदाजा लगा रहे हो कि कुछ हो सकता है फ्यूचर में, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी, एसेट है तो एसेट। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, आपका एक प्रॉपर क्वेश्चन बनता है जो आपके आउटस्टैंडिंग होता है, वो हम आगे देखेंगे। सो आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया कि आपने खर्चा तो कर दिया, यूटिलाइज तो कर लिया सर्विस, बट आपने भी पे नहीं किया। आपने अपने सप्लायर से गुड्स ले लिया या अपने सप्लायर से सर्विस ले ली, वो सब यूटिलाइज कर लिया, बट अभी आपने पे नहीं किया, तो वो आपकी बुक में आउटस्टैंडिंग यानी बकाया रहेगा, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसिव ड्यू बट नॉट पेड, ये लाइन काफी अच्छी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। एक्सपेंसिव ड्यू बट नॉट पेड, यानी ड्यू मतलब आपने यूटिलाइज कर लिया, आपने खर्चा कर लिया, बट अभी पे नहीं हुआ, ठीक है। अब इसका एक नेक्स्ट होता भी है, कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो प्रीपे कर देते हैं, मतलब आपने अभी यूटिलाइज नहीं किया, अभी आपने सर्विस लिया नहीं है, आपने गुड्स लिया नहीं, आपने प्रीपे कर दिया, एडवांस। तो प्रीपे का मतलब होता है एडवांस, तो जो एडवांस हम बोलते हैं ना, एडवांस पेमेंट, उसी को अकाउंटिंग में बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आगे चलते हैं, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, ओके। अब ये देखिए, एक्रूड इनकम बोलते हैं कि आपने अर्निंग तो कर ली, बट आपको भी इनकम रिसीव नहीं है। अब जैसे आप किसी की सर्विस यूज करके पैसा नहीं दे रहे, तो आपके लिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। उसी तरह किसी ने आपका सर्विस यूटिलाइज करके आपको नहीं दिया,
तो वो आपकी बुक में एक्रूड इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में काफी रिलेट करते हैं, अपोजिट है। ठीक है, तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। ओके, आपने अर्न कर लिया बट आपको अभी कैश या बैंक में मिला नहीं। ठीक है? यहाँ पे रिसीव या नॉट रिसीव सब क्या है, पैसा। ठीक है, जैसे हमने बोला नॉट पेड, पेड इन एडवांस, नॉट रिसीव, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज नथिंग जस्ट मनी। ठीक है, अनअर्न्ड इनकम। अब जैसे आप काफी अच्छे होते हैं कि आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दी। ठीक है, वैसे कुछ और लोग भी अच्छे होते हैं जो आपको एडवांस में पैसे पेमेंट कर देते हैं। आपने अभी अर्न नहीं किया, आपने अभी उनको गुड्स नहीं दिया है या आपने अभी उनको सर्विस नहीं दिया है, बट उन्होंने आपको एडवांस में दे दिया। तो किसी के थ्रू एडवांस अगर आपको आ जाता है तो वो कहलाता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, इसको अगर हम अगर अपोजिट देखें तो प्रीपेड एक्सपेंस, यानी आपने किसी को एडवांस पे कर दिया। और अनअर्न्ड यानी किसी ने आपको एडवांस पे कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं प्रोविजन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन एंड रिजर्व। इसको एक साथ पढ़ेंगे ताकि डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाए। तो प्रोविजन क्या होता है? देखिए, प्रोविजन का मतलब होता है लाइक आपका बिजनेस चल रहा है और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपकी कोई लाइबिलिटी आ सकती है एंड उसकी प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है, 100% नहीं है, मतलब आप पूरा श्योर नहीं है। ठीक है, बट 50% से ज्यादा श्योर है कि हाँ ये हो सकता है, तो आप उसको प्रोविजन बना लेंगे। तो अकाउंटिंग क्या बोलता है, अगर किसी फ्यूचर लाइबिलिटी को लेके आप 50% से ज्यादा श्योर है तो उसका प्रोविजन बनाए। ठीक है, तो वो क्या होता है कि अमाउंट, प्रोविजन में हम देखेंगे अमाउंट केप्ट असाइड फॉर स्पेसिफिक नॉन लाइबिलिटी। राइट, अब ये तो आपने देखा कि आपको पता है फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, यू आर मोर देन 50% श्योर कि हाँ ये हो जाएगा, तो आपको बनाना ही था, आपने बना दिया प्रोविजन। अब एक आता है रिजर्व। रिजर्व में क्या होता है, आपका ऐसा कुछ है नहीं कि आपके कोई फ्यूचर में लायबिलिटी है, कुछ भी ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि हाँ बिजनेस के फर्दर बेटरमेंट के लिए हम ना, जैसे आप पिगी बैंक बनाते हो। ठीक है, अपने छोटे छोटे की, हाँ हम ना ये करेंगे इससे, हम ना ये करेंगे इससे, फ्यूचर में ये बढ़िया करेंगे, ऐसे करेंगे, बिजनेस को डेवलप करेंगे, ऐसा। तो वो रिजर्व होता है। ठीक है, तो प्रोविजन साउंड्स लाइक लायबिलिटी और रिजर्व इज नॉट लायबिलिटी। इसमें होता है कि आप अपने वॉलंटरली यू वांट कि चलो ठीक है हम ये बेटरमेंट करते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, जबकि प्रोविजन आपकी देनदारी होती है, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। सो प्रॉफिट केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर सेफ्टी, ये या फ्यूचर सेफ्टी या फ्यूचर डेवलपमेंट या ग्रोथ, ये आपका रिजर्व में आता है। डिफरेंट डिफरेंट रिजर्व होते हैं, हम आगे उसको देख लेंगे। तो अभी बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया प्रोविजन रिजर्व का, वो ये है। प्रोविजन का मतलब होता है कि आपकी फ्यूचर में आने वाली लाइबिलिटी जिसके लिए आप मोर देन 50% श्योर है, तो आपको प्रोविजन बना लेते हैं। क्योंकि जिससे क्या होगा, अचानक से आपको बिल्कुल लगे ये क्या ही आ गया, आप पहले से प्रोविजन बना के रखेंगे तो थोड़ा सेफ रहेंगे। ठीक है, एंड रिजर्व का मतलब हो गया कि आपको लगता है कि फ्यूचर में आप ये थोड़ा बेटरमेंट करना चाहते हैं, फ्यूचर में कोई फंड है जो आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करें अपनी इच्छा से, इट्स नॉट योर लाइबिलिटी, राइट, यू जस्ट वांट टू डू इट, तो आपका रिजर्व हो जाएगा। करेक्ट, तो लाइबिलिटी, प्रोविजन इज लाइबिलिटी, रिजर्व इज नॉट लाइबिलिटी, ऐसा आप समझने के लिए कह सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब हम बना रहे हैं क्या, प्रोविजन जो हमने ऊपर पढ़ा किसके लिए, फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोविजन हमने समझ लिया, डाउटफुल मतलब जिसपे आपको थोड़ा संदेह, आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, डेट, डेट मतलब यानी कुछ बकाया था किसी से, उस पे अब आपको डाउट हो गया और आपने बना दिया प्रोविजन। ठीक है, आपको किसी से पैसा आना होता है, आपने सामान बेचा, उधार था, आपने रिकॉर्ड कर लिया कि ठीक है मुझे पैसा आना, रिसीवेबल अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लिया, हमने रिसीवेबल ऊपर पढ़ा ना, तो आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या हो रहा है, अब आप देख रहे हो कि किसी रीजन से जो पर्सन है वो पैसा नहीं दे पा रहा, हो सकता है उसके पास है नहीं, उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो नहीं दे सकता, मीन्स कोई भी आपका ऐसा एस्टिमेशन है जो आपको ये विश्वास दिला रहा है कि अब पैसा मिलना नहीं है। मान लीजिए आपको 100 रुपीज आने थे, उस 100 में से आपको लगा 20 तो नहीं मिलने वाले हैं, 80 ही मिल जाएंगे, तो आप 20 का क्या करोगे, प्रोविजन बना लो। कौन सा प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी आपने क्या किया, जो फ्यूचर में होने वाला लॉस है या फ्यूचर में जो आपके, देखो लाइबिलिटी जो मैंने बोला फ्यूचर में लाइबिलिटी, राइट, अब फ्यूचर में लाइबिलिटी हो गया, फ्यूचर में लॉस होगा, वो एक ही तरह साउंड करता है। फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस को, क्योंकि अगर आपको 100 रुपए मिलने थे
और अब 80 ही मिलेंगे, तो 20 आपका बेकार हो गया ना, एक्सपेंसिव हो गया, खत्म ही हो गया। तो आपने प्रोविजन बना ली कि जो आपको नुकसान होने वाला फ्यूचर में, उसका आपने आज ही से प्रोविजन बना लिया। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बताता है कि अमाउंट केप्ट असाइड फॉर पॉसिबल बेड डेट्स वर्ड, ठीक है। बेड डेट्स हम आगे देख लेते हैं। अमाउंट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी आपको किसी से पैसा आना था, बट आपका ये एस्टिमेशन है कि इतना पैसा तो नहीं आएगा, वो बेड डेट्स हो गए आपके, ठीक है। तो वो कहलाएगा नेक्स्ट आते हैं डिस्काउंट। ओके, आई थिंक अब हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहिए बाकी के, सो दैट ऐसा ना हो काफी ओवरवेलमिंग हो जाए आपके लिए। तो आज हमने बेड डेट्स तक ही पढ़ा, अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था। इनकेस आपको लगता है कि हम और डीप डाइव में जाना चाहिए क्या, क्योंकि ये ऐसे बेसिक है ना, जो आपको बस इतना ही समझने की नीड है। आगे जब हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो उसमें और फर्दर क्लियरिटी आपको मिलती जाएगी। बट अभी के लिए जब आपको एक बेसिक पता रहेगा ना, तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए आगे की जर्नी, आगे की जो भी वीडियोज या क्लासेस है, इसलिए आपके लिए था। और अब बाकी हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।